नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चमोली के मलारी शॉल और नारायण आश्रम की प्रकृति जो है वो भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन के साथ किए जाने का अनुरोध किया है। जहां देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं पर डोईवाला के नूनावाला स्थित गुरुद्वारे में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेककर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए अरदास की। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश और प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की मुबारकबाद पेश की और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। पूर्ण मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जो उन्होंने हमको मार्ग दिया है, साहस, शौर्य और बलिदान का, वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही है। उन्होंने खास तौर पर ये बोला कि शुभ कर्म से कभी हटना नहीं चाहिए और जो भी आपने जीवन में करना है उसके बारे में निश्चय करें और अपनी जीत हासिल करें। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु साहब के परिवार ने, उन्होंने जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए जो कुर्बानी दी, उन्होंने पूर्ण मानवता के लिए एक ऐसा सबक दिया है कि हम किस प्रकार अपने धर्म, आस्था, राष्ट्र, परिवार के लिए अडग रहें और हिले ना। एक बार हमने निश्चय ले लिया। मैं आज की इस शुभ दिवस पर एक बार फिर पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर सिख धर्म फॉलो करने और हर एक गुरु नानक नाम लेवा जितने भी हमारे भाई हैं, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज सचमुच यहाँ पर जब मैं शहीदी सिंगा नूनावाला गुरुद्वारा साहब में आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शब्द शहीदी अपने आप में इतना प्रेरणादायक शब्द है कि अपने धर्म, आस्था, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना, सुप्रीम सैक्रिफाइस देना, ये सबसे बड़ा लेसन है। और सिंगा तो जो रूप दिया है प्रभु ने, एक हम सबको, पांच प्यारों को इकट्ठा करके जो एक सबक दिया है कि अपने राष्ट्र के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज हमने पांच प्यारे, 40 मुक्तों और हरेक शहीद सिंह साहब को, जो 4 साहिबजादे हैं, उनको याद किया और उनके नाम से संकल्प लिया है, निश्चय लिया है कि हम मानवता की, धर्म की, आस्था की, राष्ट्र की, परिवार की, हर भारतीय की सेवा। बाजपुर में हर साल की तरह इस साल भी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। बड़ी संख्या में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति सच्ची भावना रखने वाले सिख संगत से जुड़े लोग नगर कीर्तन में पहुंचे। इस दौरान गतका, भाला आदि कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया। बता दें कि इस दौरान एसडीएम अमृता शर्मा ने पंच प्यारों के सम्मान व्यक्त करते हुए पटके पहनाकर उनका स्वागत किया। नगर कीर्तन में आए श्रद्धालुओं के प्रति समाज सेवियों द्वारा अलग अलग जगहों पर स्टॉल्स भी लगाए गए थे।
बल्ला बल्ला ही मारते नहीं दे सकते आके आ जरा 1 जनवरी 2025 की आधार पर देश भर के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है नई मतदाता सूची में उत्तराखंड के कुल 44,29,560 मतदाता शामिल किए गए हैं, जिसमें कि 43,64,667 पुरुष और 40,64,468 महिलाएं और 304 जो थर्ड जेंडर हैं वो मतदाता शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की संख्या लगभग 79,812 है, जिसमें कि 87,103 पुरुष और 2,709 महिला सर्विस वोटर्स हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगडेरे ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 11,733 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें शहरों के अंदर 3,462 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8,271 है। बता दें कि निर्वाचन आयोग हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का अभियान चलाता है। इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के संबंध में जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है 29 अक्टूबर को संपूर्ण राज्य में सभी जनपदों ने निर्वाचक नामावलियों की ड्राफ्ट पब्लिकेशन का कार्रवाई संपन्न किया था। 29 अक्टूबर की ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत सभी जनपदों की जो निर्वाचक नामावलियों के संबंध में आम जनमानस को और राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए उसमें दावे और आपत्ति प्राप्त करने के लिए 1 माह का समय दिया गया था, 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक का। उसमें जो भी दावे और आपत्तियां प्राप्त हुआ था उसका निराकरण करने का जो समय जनपदों को दिया गया था वो 24 दिसंबर तक का समय था। 24 दिसंबर के समय तक जितने जनपदों की प्राप्त दावे आपत्तियां थी उन सभी को निस्तारण करने के उपरांत आज 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार आज जो है अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई किया जा रहा है निर्वाचक नामावलियों का। इसके अनुसार हमारे पूरे राज्य में आज की तारीख में 84,29,469 मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। इसमें जो पुरुष मतदाता हैं वो 43,64,667 और जो महिला मतदाता हैं वो 40,64,600 इस हिसाब से अभी तक दर्ज हुआ है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो 304 दर्ज हुआ है। इसमें बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान संपन्न हुआ था 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार, उस समय निर्वाचक नामावली में 83,37,000 वोटर्स शामिल थे। उसके उपरांत जो अभी का जो हमारा 1 जनवरी 2025 का अभियान हुआ है उसके अनुसार हमारे निर्वाचक नामावली में 91,545 वोटर्स का वृद्धि हुआ है। इसी समय में जो हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या में भी परिवर्तन अभी परिलक्षित हो रहा है, जिसमें 89,812 89,812 सर्विस वोटर्स दर्ज किए गए हैं इस पूरे समय अवधि में। और जो हमारे पोलिंग स्टेशन की संख्या है पिछले जो 1 जनवरी 2024 को जो अभियान चलाया गया था उस समय पूरे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन दर्ज हुए थे। आज जो ये हमारा अंतिम प्रकाशन हो रहा है आज की तिथि में सभी जनपदों में मिलाकर कुल 11,733 11,733 पोलिंग स्टेशन आज की तारीख में जनपदों में दर्ज किया गया है। सर्वाधिक जो मतदाता हमारे हैं वो 30 साल से 39 साल के बीच के जो आयु के मतदाता हैं वो सर्वाधिक मतदाता हैं। इसमें 22,67,477 इतने मतदाता जो हैं इस आयु वर्ग में दर्ज सर्वाधिक। इसके उपरांत 40 साल से लेकर 49 साल के आयु वर्ग में सर्वाधिक मतदाता पाए गए हैं। 17,79,000 मतदाता पाए गए हैं। और जो हमारा 18 साल से 19 साल आयु वर्ग में जो हमारे युवा मतदाता हैं
वो 1,44,400 मतदाता उस आयु वर्ग में पाए गए हैं और जो 80 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाता हैं वो 1,62,000 मतदाता उस आयु वर्ग में पाए गए हैं। 40 साल से 49 साल आयु वर्ग के जो मतदाता हैं वो 17,79,000 मतदाता पाए गए हैं। इसके उपरांत जो हमारे अभियान में जो डिलीशन और एडिशन हुआ है उसके अनुसार जो हमारे 1 माह का जो अभियान था 29 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो समय हमने दिया था उस समय के बीच में हमारे पास में 1,23,278 नाम जोड़ने के फॉर्म्स प्राप्त हुए। उसके उपरांत जो डिलीशन का फॉर्म प्राप्त हुआ था 65,519 65,519 डिलीशन के कार्रवाई हुआ है और 1,23,278 का एडिशनल कार्रवाई इस अभियान के दौरान हुआ है 29 अक्टूबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर नेशनल पार्क का एक टाइगर जम्मू के राजौरी क्षेत्र में लेके जाने की खबर को उत्तराखंड वन विभाग ने खारिज किया है। उत्तराखंड का वन विभाग का कहना है कि फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के डायरेक्टर के मुताबिक ये खबर सही नहीं है। इससे पहले भी 7 महीने उत्तराखंड से एक टाइगर हिमाचल तक जा पहुंचा था, लेकिन राजौरी में देखा गया टाइगर राजाजी टाइगर नेशनल पार्क का है या कोई और। इस बात पर उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी जम्मू कश्मीर के वन विभाग से जानकारी ले रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारी ये भी मानते हैं कि वन्य जीव अक्सर जो है वो खाने या फिर अन्य क्रम से लंबी दूरी तय कर लेते हैं। क्योंकि इससे पहले आप जानते होंगे कि ये हमारा जिस जगह पे टाइगर कभी दिखता नहीं था, हाई रिचेस ऑफ हिमालयस में, वहां भी टाइगर हमारा पहुंच चुका है। क्योंकि उनका भी एक नैसर्गिक वासस्थल होता है, लेकिन समय के अनुसार जब टाइगर का संख्या कम हुआ तो उन्होंने हमारा तराई या भावर एरिया में वो रह गए। लेकिन अच्छे मैनेजमेंट की वजह से जो उनका संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है तो नेचुरली उन्होंने न्यू टेरिटोरीज जाने के लिए करते हैं और उनके लिए राज्य का कोई सीमा तो उनको पता नहीं है। जहां उनको लगता है कि वहां पर उन्होंने अपना वासस्थल बना सकते हैं तो वो तो स्वतंत्र। धामी सरकार का संकल्प प्रदेश में यूसीसी लागू करना अब जल्द ही पूरे होने वाला है और ऐसे में इसको लागू किए जाने को लेकर तमाम प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर करीब 1500 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया और इसके लिए करीब 80 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। कर्मियों को प्रशिक्षण को 20 जनवरी का समय रखा गया है, जहां एक और प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर उत्साहित नजर आ रही है। इसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि यूसीसी का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही हमारा प्रदेश इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा है। हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और उत्तराखंड जो है पूरा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू किया जा रहा है और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे सुझाव जो आते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमने लगभग पूरी कर ली हैं और इसी माह जनवरी में जो है ये लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं इस पर युद्ध स्तर पर में कार्य कर रहे हैं और साथ में जो पूरी जो ट्रेनिंग टीम है और सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं सब पूरी कर ली गई है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कसरत अंतिम चरण में पहुंच गई है। कानून और नियमावली बनाने के बाद अब कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित CSC SPV यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में सभी विभागों को तकरीबन 1500 कर्मियों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने 20 जनवरी तक ये प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 80 लाख की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। वहीं पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में उच्च की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रदेश में भू कानून और मूल निवास कानून की जनता मांग कर रही है। देखिए, जब यह सुना जाता है भाजपा जो है यूसीसी या इस तरह के जो अन्य कानून है
जहां भी उनको लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, वो ऐसे मुद्दों को चुनाव के टाइम पर उठाती है। और एक उत्तराखंड भूमि उत्तराखंडी और एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इसे की कोई जरूरत नहीं है, यूसीसी की उत्तराखंड में कोई जरूरत नहीं है। और अगर ईमानदारी से आप अगर यहाँ यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो पूरे उत्तराखंड में कीजिए। अब आप डिफाइन कर रहे हैं कि आप चकरौता क्षेत्र के सिविल क्राफ्ट को छोड़ देंगे, यहाँ पर थारू है, यहाँ पर बोगसा है। मतलब ये बेतरफा राजनीति जो दोहरा चरित्र भाजपा का है, ये क्यों बार बार अपने चरित्र को उजागर करने का काम करते हैं? आप करिए ना, यूसीसी लागू अगर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फलाने के साथ यूसीसी लागू होगा, फलाने को नहीं होगा, ये ईमानदारी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि यूसीसी से ज्यादा मेरा कहना है कि धामी जी, यूसीसी से ज्यादा जो है भू कानून और मूल निवास 1950 है, उसे लागू कीजिए, भू कानून को लागू कीजिए। और जो मूल निवास 1950 है उसके तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। यूसीसी से कहीं उत्तराखंड में कोई फायदा होने वाला नहीं है। उत्तराखंड के दूर क्षेत्रों में लोग आज इस बात को चाहते हैं कि भू कानून और ये दो चीजें लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये मूल निवास और भू कानून, इसे लागू कीजिए। इससे यूसीसी से उत्तराखंड में कोई फायदा होने वाला। भाजपा निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की रणनीतियों को साझा किया। सुरेश जोशी ने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जा रही है। उन्होंने निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के विजय होने का दावा किया। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। कि जो रोज जिसमें से 2 में चुनाव नहीं हो रहा है, 100 में चुनाव हो रहा है और लगभग 540 हमारे पार्षद हैं, उन सभी में चुनाव हो रहा है। तो इन चुनावों में नॉमिनेशन सबके हो चुके हैं, नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल भी हो चुके हैं। अब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चुनाव की मुद्दों को लेकर के रणभेरी जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने संगठन को एक साथ लेकर के एकजुट करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इस काम पे लगी है। मूल रूप से हम लोग जो है तो सरकार काम कर रही है और जो केंद्र सरकार हमको सहयोग दे रही है, यानी विकास कार्यों को लेकर के इन स्थानीय निकाय चुनावों में अलग अलग जगह जो हमने काम किए हैं, नगर निगमों के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर, उन सभी विषयों को लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। और लोगों को 2 विषय हमारे हैं, एक तो जो काम हमने किया है उसको हम बतला रहे हैं और जो काम हमने आगे कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार है, उन दोनों विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। तो अगर मैं बिंदुवार बात करूं तो हम लोग विकास को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और विकास की जो हमने काम किए उनको लेकर। हरिद्वार नगर निगम हो या फिर नगर पालिका, सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुट चुके हैं। नगर पालिका शिवालिक नगर से अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजीव शर्मा द्वारा पूजन के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी राजीव शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा शिवालिक नगर के अंदर पहले भी कार्य किए गए हैं और जो कार्य फिलहाल वांछित पड़े हैं, जीतने के बाद उन्हें भी पूर्ण कर लिया जाएगा। राजीव शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। शिवालिक नगर में कांग्रेस द्वारा एक ईंट तक नहीं लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगती है और शिवालिक नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। और क्या कुछ कहा है राजीव शर्मा ने, आप भी। देखिए, पहले भी हमने बहुत काम किया और उस काम के आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उस काम के आधार पर, किए हुए काम के आधार पर लोगों को पूरा विश्वास है, लोगों का पूरा आशीर्वाद, लोगों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे साथ, सारे सभासदों के साथ। और बहुत विजय इस शिवालिक नगर पालिका में, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे सभासदों का चुनाव हो, वो हासिल करने जा जी। हाँ, क्योंकि केंद्र में भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली बहुत मजबूत सरकार है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि
सरकार के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के से जितने भी लंबित और नगर पालिका को विकास के क्षेत्र में, सौंदर्यता के क्षेत्र में हम प्रदेश में नंबर 1 पर छोड़े। नहीं, जितने भी विकास कार्य रुके थे जो होंगे, इसके अलावा पूरी को ऑनलाइन करना, हाईटेक करना, जो जन सुविधाओं से संबंधित चीजें हैं, सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करना, लोगों को नगर पालिका के चक्कर न काटने पड़े, नगर पालिका की सुविधा के लिए उनके घर तक पहुंचे, सबसे पहले इस तरफ कदम बढ़ाएगा। नहीं, वो देखो, मैंने क्या कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उन्होंने यहाँ इस पूरे क्षेत्र में कभी कोई एक ईंट लगाई नहीं। तो हम लोग, भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर जाती है, विकास के लिए वोट मांगती है, विकास करती है। वो आरोप लगाते हैं, आरोप के आधार पर जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम तो है नहीं जो उसको बताएंगे, सिर्फ आरोप है, तो आरोप का पुलिंदा है उनके पास, जगह जगह वही लगा रहता है, हर दो आरोप डालने के। सरोवर नगरी नैनीताल समेत अधिकांश जिलों और नगरों में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने अपना प्रचार प्रसार को तेज किया। नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीवंती भट्ट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार केंद्र और राज्य में है, पर नगर पालिका में न होने के कारण कोई भी कार्य जनता तक नहीं हो पा रहे हैं और जनता का कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नगर पालिका का होगा तो सभी कार्य बराबर होते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, हमारा चुनाव जो है चुनौतीपूर्ण बहुत है, हम उससे घबरा नहीं रहे। चुनौतियां बहुत है, नगर पालिका चुनाव में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। यहाँ पर हमारी सरकार नहीं होने से हम सारे नगर वासियों को, सबको बहुत परेशानी होती है। तो जब हमारी सरकार तीनों जगह हो जाएंगी तो सारी चुनौतियां सब खत्म हो जाएंगी। मैं 2 शब्दों में कहूंगी, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है, वहीं पर नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के 3 नेताओं ने राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी से जाने पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उन लोगों ने आज पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नेताओं को देख लेना चाहिए कि कांग्रेस छोड़कर जो भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर खड़े हैं। क्योंकि चुनाव का दौर है, बहुत से लोग अपने लिए टिकट मांगते हैं, अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं, और अगर उनको टिकट नहीं मिलता या उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता तो उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक होती है, और पार्टी भी इसको गंभीरता से लेती है। जो भी लोग नाराज थे, पार्टी संगठन ने सभी से बातचीत की। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने लगभग सभी से बातचीत की, और बहुत से लोग माने भी और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते नहीं है, और उन्होंने पार्टी छोड़ने जैसा कदम भी उठाया है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है, जब मौका मिला उनको बहुत ही जिम्मेदारी के पदों पर भी। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को घायल किया। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरोड़ा हसनपुर गांव में पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार को पुलिस द्वारा रोका गया। इस दौरान बाइक सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पांव में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कि घायल बदमाश को पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से रुड़की के सिविल अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था, पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस को उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है
और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसके अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गौकसी और चोरी के मामलों में क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, तो हमारी ये कार्रवाई भी कंप्लीट हुई है। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।